कहानी की शुरुआत होती है 1944 के फिनलैंड से। दूसरा विश्व युद्ध अब अपने आखिरी दौर में था। गोलियों की गूंज धीरे धीरे शांत हो रही थी और दुनिया राहत की सांस ले रही थी। सभी सैनिक अपने अपने देश लौट रहे थे। इसी आदेश के तहत नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन नाजी इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। फिनलैंड छोड़ने से पहले वे अपने रास्ते में आने वाली हर सड़क, हर पुल और हर बस्ती को तबाह करते जा रहे थे, जैसे जाते जाते भी जमीन को जख्मी करना चाहते हो। इसी दौरान हमें फिनलैंड के घने जंगलों में एक शख्स दिखाई देता है, कॉर्पी, एक फिनिश कमांडो। कॉर्पी अब युद्ध से थक चुका। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और बस शांति की जिंदगी जीना चाहता था। युद्ध खत्म होने के बाद वह अपने वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ जंगल में रहने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कॉर्पी की नजर नदी में चमकते हुए सोने के छोटे छोटे टुकड़ों पर पड़ती है। उसी पल उसके मन में ख्याल आता है, जरूर यहाँ कहीं सोने की खदान होगी। इसके बाद वह रोज उस नदी के पास जाने लगा है। बिना किसी डर के, बिना किसी मदद के वह अकेला ही जमीन खोदना शुरू करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराती है। जब वह मिट्टी हटाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक गड्ढे में ढेर सारा सोना। कॉर्पी खुशी से रो पड़ता है क्योंकि वह जानता था यह सोना उसकी जिंदगी बदल सकता है। वह सारा सोना अपने टेंट में छुपा देता है और पूरी रात जागकर उसकी रखवाली करा है। उसे डर था कि कहीं कोई उसका खजाना न चुरा ले। अगली सुबह कॉर्पी सारा सोना एक बैग में रखता है और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से निकल पड़ता है। उसका कुत्ता भी पीछे पीछे चलता है। कुछ घंटों बाद रास्ते में उसे नाजी सेना का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है। ब्रूनो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था। उनके पास एक खतरनाक टैंक था और वे कई फिनिश औरतों को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। इसी दौरान एक सैनिक वुल्फ एक औरत के साथ जबरदस्ती करता हुआ देखता है। कॉर्पी यह सब देखता है लेकिन चुपचाप आगे बढ़ने लगा है। तभी वुल्फ गुस्से में अपनी बंदूक उठाकर कॉर्पी को मारना चाहता है, लेकिन ब्रूनो उसे रोक देता है और हंसते हुए कहता है, छोड़ दो, ये आदमी खुद ही मौत की तरफ जा रहा है, हमारी टुकड़ी पीछे आ रही है। कॉर्पी बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। पहली रास्ते में उसे कई लाशें दिखी हैं। नाजी जाते जाते लोगों को मारते हुए देश छोड़ रहे, लेकिन कॉर्पी को इन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि युद्ध के दौरान उसने खुद भी कई जानें ली। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक टैंक दिखता है जिसमें 4 नाजी सैनिक होते हैं। वे कॉर्पी को घोड़े से उतरने का आदेश देते हैं और उसका बैग चेक करते हैं। जैसे ही उन्हें सोना दिखाई देता है उनके इरादे बदल जाते हैं। कॉर्पी समझ जाता है ये लोग उसका सोना लूट कर उसे मार देंगे। वह तुरंत अपने कुत्ते को भागने का इशारा करता है। एक सैनिक कुत्ते पर गोली चलाता है लेकिन कोई गोली नहीं लगती और कुत्ता बच निकलता है। तभी एक सैनिक कॉर्पी को बूढ़ा कहकर गोली मारने की कोशिश करता है और अगले ही पल कॉर्पी अपना चाकू निकालकर उसके सिर में घोंप देता है। मौत वहीं हो जाती है। बाकी सैनिक बदला लेने आते हैं लेकिन कॉर्पी बिजली की तरह उन पर टूट पड़ता है। वह एक सैनिक की लाश को ढाल बनाकर गोलियों से बचता है। दूसरे को हेलमेट से पीट पीट कर मार डालता है। आखिरी सैनिक पीछे से पकड़ता है। कॉर्पी उसका हाथ मोड़ता है और उसी की बंदूक से उसे गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर ब्रूनो और उसके सैनिक वापस आते हैं, लेकिन तब तक कॉर्पी जा चुका होता है। ब्रूनो अपने चारों मरे सैनिक देखता है। एक की जेब में उसे सोने का टुकड़ा मिलता है। अब उसे सब समझ आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी, उसके पास बहुत सारा सोना है। ब्रूनो कॉर्पी का पीछा करने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद उन्हें कॉर्पी दिख जाता है। ब्रूनो टैंक से उस पर गोली चलाने लगा है। कॉर्पी अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा देता है और उन्हें चकमा देकर माइनफील्ड में घुस जाता है जहाँ नाजियों ने पहले से ही बारूदी सुरंगें बिछा रखी। ब्रूनो हंसते हुए अपने सैनिकों से कहता है, गोली मत चलाओ, ये बूढ़ा खुद ही उड़ने वाला है। और तभी कॉर्पी का घोड़ा माइन पर पैर रख देता है। धमाके में घोड़ा वहीं मर जाता है और कॉर्पी बुरी तरह घायल हो जाता है। ब्रूनो वहां पहुंचता है और देखता है कि कॉर्पी अपना सारा सोना उठाकर बैग में भर रहा है। वह वहीं रुक जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है। असल में ब्रूनो खुद माइनफील्ड में घुसना नहीं चाहता था। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती मौत बन सकती है, इसलिए वह धैर्य से इंतजार करता है, सिर्फ एक सही मौके का। जैसे ही कॉर्पी सारा सोना बैग में डाल लेता है, ब्रूनो अपने सैनिकों को आदेश देता है, मार दो उसे। लेकिन कॉर्पी पहले से तैयार था। वह झट से एक पत्थर उठाता है और उसे माइन पर फेंक देता है। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। कॉर्पी उसी धुएं का फायदा उठाकर छुप जाता है। नाजी सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे हैं, लेकिन कॉर्पी एक ढाल का इस्तेमाल कर गोलियों से बचता रहता है। कुछ देर बाद ब्रूनो अपने एक सैनिक को आगे भेजता है, ये देखने के लिए कि कॉर्पी मरा या नहीं। लेकिन जैसे ही वह सैनिक आगे बढ़ता है, एक और धमाका। वह माइन पर पैर रख देता है और वहीं मारा जाता है। गुस्से में ब्रूनो 2 और सैनिक भेजता है, लेकिन वे दोनों भी माइन फील्ड में कदम रखते ही मारे जाते हैं। जब धुआं छोड़ता है तो सच्चाई सामने आती है। कॉर्पी वहां से भाग चुका था। ब्रूनो गुस्से से पागल हो जाता है। अब वह इंसानियत छोड़ देता है। वह 2 फिनिश औरतों को इंसानी ढाल बनाने का फैसला करता है। वुल्फ सबसे डरी हुई औरत को पकड़कर टैंक के आगे चलने को मजबूर करता है। इसी दौरान ब्रूनो जमीन पर कुछ देखता है, कॉर्पी के कुत्ते का टैग। अब उसे यकीन हो जाता है कि कॉर्पी ज्यादा दूर नहीं गया। सभी सैनिक और ढाल बनी औरतें धीरे धीरे माइनफील्ड पार करने लगे हैं। रास्ते में ब्रूनो टैंक के रेडियो से हेड ऑफिस से संपर्क करता है और कॉर्पी के बारे में जानकारी मांगता है। उधर से जवाब आता है, उस आदमी का नाम कॉर्पी है, तुम्हें उसका पीछा करना तुरंत बंद करना होगा। ब्रूनो हैरान रह जाता है। हेड ऑफिस आगे कहता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि उससे मिलकर भी जिंदा हो। कॉर्पी वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक कमांडो था, कोई भी उससे दुश्मनी नहीं करता। ब्रूनो को यह भी पता चलता है कि युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने कॉर्पी का पूरा परिवार मार डाला था। उस दिन के बाद कॉर्पी एक अलग ही इंसान बन गया। उसने अपने अफसरों के आदेश मानने बंद कर दिए। आखिरकार उसे अकेले जंगल में भेज दिया गया रूसी सैनिकों का शिकार करने के लिए। असल सच्चाई यह
थी कि नाजी सैनिकों को युद्ध हारने की सजा मिलने वाली थी। ब्रूनो उस सोने की मदद से अपनी सजा मिटाना चाहता था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर कॉर्पी से सोना छीनना चाहता था। दूसरी तरफ हम कॉर्पी को देखते हैं। रास्ते में उसे एक जला हुआ टैंक दिखता है। वह छुपने के लिए उसके पीछे लेट जाता है, अपने जख्मों से गोलियां निकालता है और मिट्टी से उन्हें ढक देता है ताकि खून की गंध न फैले। तभी उसका कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन कॉर्पी के आदेश की वजह से वह पास नहीं आता, सिर्फ दूर से अपने मालिक को देखता रहता है। जख्मों और थकान के कारण कॉर्पी बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद नाजी सैनिकों की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वह देखता है कि नाजी कुत्तों की मदद से उसे ढूंढ रहे हैं। कॉर्पी तुरंत टैंक के नीचे छुप जाता है। मौका मिलते ही वह नाजी टैंक के फ्यूल टैंक को काट देता है और अपने ऊपर पेट्रोल गिरा लेता है ताकि कुत्तों को उसकी गंध न मिले। नाजी नई योजना बनाने के लिए वहीं रुक जाते हैं। कॉर्पी भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। एक गोली कॉर्पी के पैर में लगती है, फिर भी वह भागता रहता है। ब्रूनो अपने कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देता है। कॉर्पी खुद को आग लगा लेता है और पास की झील में कूद जाता है। सैनिक उस पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन ब्रूनो उन्हें रोक देता है और इंतजार करता है कि कॉर्पी पानी से बाहर आए। लंबा इंतजार, कोई हलचल नहीं। फिर पानी में खून फैलता हुआ दिखता है। सब मान लेते हैं कॉर्पी मर चुका है। 3 सैनिक नाव लेकर झील के बीच पहुंचते हैं सोना निकालने के लिए। एक सैनिक पानी में उतरता है और अगले ही पल कॉर्पी उसे खींचकर नीचे ले जाता है और चाकू से मार डालता है। पानी खून से लाल हो जाता है। दूसरा सैनिक भी पानी में उतरता है और वही अंजाम होता है। तीसरा सैनिक डर के मारे नाव भगाने लगा है, लेकिन वुल्फ उसे गोली मार देता है। तभी कॉर्पी पानी से बाहर आता है और तीसरे सैनिक की लाश को ढाल बनाकर गोलियों से बचते हुए भागा है। झील के किनारे उसका कुत्ता खड़ा रो रहा होता है क्योंकि वह अपने मालिक तक पहुंच नहीं सकता। ब्रूनो यह सब देखता है और अपने दिमाग में नई योजना बनाता है। कई घंटों की मुश्किल के बाद कॉर्पी एक शहर में पहुंचता है, लेकिन यह शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। नाजियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। थका हुआ और घायल कॉर्पी रेलवे स्टेशन के अंदर आराम करने का फैसला करता है। अपने पैर के भयानक दर्द को सहते हुए कॉर्पी किसी तरह सोने की कोशिश करता है। उसी दर्द के बीच उसे वह दिन याद आ जाता है जब उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। आंखों में आंसू और दिल में आग लिए आखिरकार कॉर्पी को नींद आ ही जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज उसकी नींद तोड़ देती है। कॉर्पी उठकर अपने कुत्ते के पास जाता है और तभी उसकी सांस अटक जाती है। कुत्ते के शरीर पर डायनामाइट बंधा हुआ था। बिना एक पल सोचे कॉर्पी झट से वह डायनामाइट फेंक देता है। जोर के झटके से कॉर्पी जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने सामने ब्रूनो को खड़ा देखता है। ब्रूनो ने कॉर्पी को कैद कर लिया था। वह उसका सारा सोना छीन लेता है। फिर वह कॉर्पी को फांसी पर लटका देता है, लेकिन कॉर्पी अभी मरा नहीं था। उसने चालाकी से अपने पैर को नीचे लगे एक कील पर टिकाया हुआ था। फिर दर्द सहते हुए दूसरा पैर भी उसी कील पर ले आता है। दर्द असहनीय था, लेकिन इसी दर्द ने उसे मौत से बचा लिया। पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही एक प्लेन नीचे उड़ता हुआ आता है। तेज हवा के झोंके से कॉर्पी की रस्सी टूट जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। प्लेन से 2 पायलट बाहर निकलते हैं। वे गैस की तलाश में होते हैं। उन्हें कॉर्पी और उसका कुत्ता दिखता है। एक पायलट दूसरे से कहता है मार दो इन्हें, लेकिन दूसरा पायलट डर जाता है। कॉर्पी मौके का फायदा उठाता है, पायलट के पैरों पर वार करता है। वह गिरता है और उसका सिर पत्थर से टकराकर वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा पायलट दौड़कर आता है। कॉर्पी एक ईंट उठाता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। कॉर्पी समझ जाता है कि शायद अब वह कभी अपना सोना वापस नहीं पा सकेगा। वह ब्रूनो द्वारा दिया गया सोने का छोटा टुकड़ा वहीं दफना देता है, लेकिन तभी वह देखता है एक पायलट अब भी जिंदा है। यहीं से कॉर्पी के दिमाग में एक नया प्लान बनता है। सबसे पहले वह अपने घावों से सारी गोलियां और धातु के टुकड़े निकालता है। फिर जख्मों पर आग लगाकर उन्हें तार से बांध देता है। यह सब देखकर जिंदा पायलट डर से कांपने लगा है। कॉर्पी अपने कुत्ते को वहीं छोड़ देता है और उसी पायलट के प्लेन में बैठकर ब्रूनो को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नाजियों को रास्ते में एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। वुल्फ जांच के लिए अंदर जाता है और देखता है कि पायलट मर चुका है। तभी उसकी नजर उसी रस्सी पर पड़ती है जिससे कॉर्पी को फांसी दी गई थी। अब वुल्फ समझ जाता है कॉर्पी जिंदा है। ब्रूनो भी यह जानकर घबरा जाता है और तुरंत अपने आदमियों को वहां से भागने का आदेश देता है। ट्रक में 2 नाजी सैनिक फिनिश औरतों के साथ बैठे होते हैं। वे कॉर्पी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी एनो नाम की औरत हंसते हुए कहती है कई रूसी सैनिकों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ। वह आगे बताती है फिनिश भाषा में कॉर्पी को सीसू कहा जाता है, जिसका मतलब है कभी हार न मानने वाला इंसान। एनो समझ जाती है अब नाजियों का अंत करीब है। अचानक कॉर्पी हमला करता है। वह एक सैनिक को मारकर ट्रक से नीचे फेंक देता है। दूसरा सैनिक बाहर झांकता है। कॉर्पी उसे खींचकर नीचे पटक देता है। वह ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। एनो मरे हुए सैनिक का हथियार उठाने जाती है। उसी पल कॉर्पी ट्रक के अंदर आ जाता है। वह समझ जाता है कि ये सभी औरतें बेगुनाह हैं। कॉर्पी एनो को हथियार देता है। फिर वह ट्रक की छत पर चढ़कर ड्राइवर को मार देता है और ट्रक एनो के हवाले कर देता है। एनो ट्रक को टैंक के पास ले जाती है। कॉर्पी छलांग लगाकर टैंक पर चढ़ जाता है और अंदर मौजूद सैनिकों से लड़ने लगता है। फिर वे दूसरे ट्रक के पास जाकर सभी नाजी सैनिकों को गोली मार देती है और ड्राइवर को भी खत्म कर देती है। कॉर्पी टैंक का गेट तोड़ने की कोशिश करता है। तभी ब्रूनो अचानक टैंक रोक देता है। कॉर्पी नीचे गिर जाता है। वुल्फ टैंक से बाहर निकलकर कॉर्पी को मारने आता है, लेकिन कॉर्पी फिर से टैंक पर चढ़ जाता है और वुल्फ से आमने सामने लड़ने लगता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। अब टैंक में सिर्फ ब्रूनो और एक सैनिक बचते हैं। कॉर्पी वुल्फ को बेरहमी
आदमी से पीटने लगता है, लेकिन तभी दो नाजी सैनिक बाइक से आते हैं। कॉर्पी को पहचानते ही डर के मारे भाग जाते हैं और यहीं से शुरू होता है असली अंत का खेल। कॉर्पी वुल्फ को जिंदा छोड़ देता है और उसकी बाइक लेकर तेजी से टैंक का पीछा करने निकल पड़ता है। वुल्फ को लगता है कि शायद कॉर्पी ने उस पर दया कर दी है, लेकिन कुछ ही देर में फिनिश औरतें वहां पहुंच जाती हैं और वुल्फ से उसके की सजा लेने लगती हैं। उधर ब्रूनो एक प्लेन के जरिए भागने की तैयारी कर चुका होता है। कॉर्पी समय रहते प्लेन के ठीक नीचे पहुंच जाता है। वह पिकैक्स की मदद से उड़ते प्लेन को पकड़ लेता है। ब्रूनो को लगता है कि वह कॉर्पी को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसी के साथ उड़ रही है। कॉर्पी प्लेन के पहिए को पकड़कर धीरे धीरे अंदर घुसने का रास्ता बनाता है और सीधे बॉम्ब रूम तक पहुंच जाता है। अंदर से आवाजें सुनकर ब्रूनो चौंक जाता है। पायलट कहता है, ये प्लेन पुराना है, इसीलिए आवाज आ रही होगी। लेकिन ब्रूनो का शक बढ़ जाता है। जैसे ही वह बॉम्ब रूम का दरवाजा खोलता है, कॉर्पी उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। कॉर्पी पहले से घायल होता है, इसलिए ब्रूनो उस पर हावी होने लगता है, लेकिन कॉर्पी हार मानने वालों में से नहीं था। ब्रूनो मेटल बेल्ट से हमला करता है, लेकिन कॉर्पी उसे पकड़ लेता है और उसी बेल्ट को एक बम से बांध देता है। अगले ही पल ब्रूनो भी उसके साथ गिर जाता है और जोरदार धमाके में यहीं उसका अंत हो जाता है। मौत से एक कदम दूर कॉर्पी राहत की सांस लेना चाहता है, लेकिन तभी प्लेन बेकाबू होकर नीचे गिरने लगता है। उसे एहसास होता है कि लड़ाई के दौरान पायलट को भी गोली लग चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी है। अब प्लेन उड़ाने वाला कोई नहीं था। कॉर्पी जान जाता है अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वह अपने सोने को मजबूती से पकड़ता है और मौत के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही पलों बाद दूसरी तरफ फिनिश यूनिट को दूर से नाजी टैंक आता हुआ दिखता है। वे हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें दिखता है टैंक में फिनिश औरतें हैं और नाजी सैनिक वुल्फ को तोप से बांध कर ला रही हैं। युद्ध की तस्वीर बदल चुकी थी। उधर दलदल के अंदर कॉर्पी जिंदा बच चुका होता है, जिसे मौत समझ रही थी दुनिया। वही आदमी फिर सांस ले रहा था। कॉर्पी मरता नहीं है, वह हर बार लौटता है, क्योंकि वह सिर्फ एक आदमी नहीं, वह सीसू है जो कभी हार नहीं मानता। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2. Part 2 is very interesting.